हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से चली रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। आप लोगों को पता है आपके एग्जाम में ज्योग्राफी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपसे वो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को उन्हीं 5 नंबर वाले इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करवाने वाला हूँ, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं ज्योग्राफी के। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि गन्ना की खेती के लिए एक आदर्श परिस्थिति क्या होनी चाहिए। जब हम गन्ना की रुपाई करते हैं उस समय एक आदर्श परिस्थिति किस तरह का होना चाहिए जिसमें कि हम गन्ना की खेती कर सकते हैं। तो कैसा होना चाहिए, तो गन्ना जो होता है उष्णकटिबंधीय फसल होता है। इसकी खेती के लिए आदर्श परिस्थिति जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए। किस तरीके की, तो देख लीजिए। गन्ना की जब हम खेती करेंगे उसमें दीर्घकालीन ग्रीष्म ऋतु और जिसमें कि तापमान जो होगा वो 21 से लेकर के 27 डिग्री के बीच हो, उसी समय हम गन्ना की खेती करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा कि कम से कम 150 सेमी वार्षिक वर्षा या सिंचाई का प्रबंध हो, तो उसी समय हम गन्ना की खेती करेंगे, क्योंकि गन्ना की खेती में 150 सेमी वार्षिक सिंचाई की जरूरी होता है। वो किसी भी तरीके से हो, सिंचाई का पानी का प्रबंध किसी भी तरीके से हो, चाहे वो वर्षा से हो या फिर तालाब से हो या फिर पंप से हो, किसी भी तरीके से पानी चाहिए ही गन्ना को 150 सेमी वार्षिक में, यानी कि हर एक साल। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पर्याप्त धूप और पाले से रक्षा, यानी कि गन्ना का जो खेती होगा हम उसी समय करेंगे जिस समय उसे पर्याप्त धूप मिल सकेगा। ऐसा नहीं कि ठंडी के मौसम में कर लेंगे जिसमें उसमें पाले लग सकते हैं, इस समय में नहीं कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है कि कैसी मिट्टी होनी चाहिए गन्ना की खेती के लिए। तो गन्ना की खेती के लिए उपजाऊ दोमट या हल्की चिकनी मिट्टी आवश्यकताएं होती है। गन्ना की खेती के लिए एक आदर्श मिट्टी जो होती है वो होती है उपजाऊ मिट्टी या हल्की चिकनी मिट्टी, और पर्याप्त सस्ते मजदूर मिल सके। गन्ना की जो खेती करेंगे तो हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि हमें पर्याप्त सस्ते मजदूर मिल सके। तो ये सब है गन्ना की खेती के लिए एक आदर्श परिस्थिति। याद रखिएगा गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थिति क्या क्या है, तो ये सब जो है ये गन्ना की खेती के लिए एक आदर्श परिस्थिति है। और देखिए अभी तक आप लोग पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या, तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो वो इस 10 में से ही आपका 5 या जो अभी आपका एक्स्ट्रा में भी होगा तो 6 सब्जेक्ट होगा। आपका जो भी 5 या 6 सब्जेक्ट होगा वो इसी 10 में से कोई होगा आपका, वो चाहे हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी या इकोनॉमिक्स हो, तो इसी 10 में से आपका कोई 5 या 6 सब्जेक्ट होगा। आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या, तो पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे आपका ज्योग्राफी अगर सब्जेक्ट है तो आप लोग का उसको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। सब्जेक्टिव में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मिलेगा जो कि 75 रहेगा। और ऑब्जेक्टिव में जो 500 क्वेश्चन है वो किस तरह से रहेगा, तो आप लोगों को पता है कि आपका ज्योग्राफी जो है 2 भाग में, तो जैसे दोनों भाग के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा ज्योग्राफी का। पहला चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो या दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो, तो सब चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और सेम इसी तरह से चैप्टर वाइज आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मिलेगा, जिसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी मिलेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। और एक सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, 5 सब्जेक्ट का मिलेगा, या फिर आपका जो भी 5 या 6 सब्जेक्ट भी किसी किसी का रहता है, एक ऑप्शनल में भी यानी कि एक्स्ट्रा में भी, तो ये 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी हो आप लोगों का उस सभी सब्जेक्ट का मिलेगा आपको। जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे आपका हिंदी भी हो ही सकता है, हिंदी में आपका क्या मिलेगा, तो हिंदी में आपको मिलेगा 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो किस तरह का रहेगा, जैसे पहला चैप्टर से लेकर के, जो पहला चैप्टर बातचीत है गदखंड है, वहां से लेकर के प्रतिपूर्ति लास्ट के चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सब आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। और लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन होता है यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, वो आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन। ये सब आपको मिलेगा। अगर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में 99% जो क्वेश्चन होंगे वो इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। और सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई एक भी सब्जेक्ट हो ऐसा उसका नहीं मिलेगा, या 1-2 का ही मिलेगा, या ऑब्जेक्टिव मिलेगा सब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। आपका जो भी सब्जेक्ट हो, 5 या 6 सब्जेक्ट हो, वो 5 या 6 सब्जेक्ट का पीडीएफ जो आपको मिलेगा। अब मिलेगा किस तरह से, तो वो देखिए इस पीडीएफ, सभी पीडीएफ का जो प्राइस है यानी 5 या 6 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ का प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखे। 25 रुपये क्यों रखे, इसलिए रखे ताकि हर एक बच्चा जो है इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा। इस पीडीएफ का प्राइस ज़्यादा भी रख सकते थे, लेकिन आप लोग के लिए इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो बहुत ही कम रखें, 25 रुपये रखें, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर से पास कर जाएगा या फिर बहुत अच्छा नंबर ला पाएगा। ये नहीं है कि इस पीडीएफ को पढ़ करके आप लोग पास हो जाएगा, इसके लिए पीडीएफ नहीं दे रहे हैं। ये पीडीएफ अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में 99% क्वेश्चन जो होंगे उसी पीडीएफ से रहेंगे। बस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और आपके एग्जाम जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब आपसे बन जाएंगे। आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आपको आएंगे इस पीडीएफ को पढ़ करके। क्यों आएंगे, क्यों आपको इस तरह से बोले कि आपके अच्छे नंबर आएंगे ही, वो इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है जो इसमें नहीं छोड़े। जैसे क्या क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम पूछा जाता है, जो पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर यानी कि हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़े ही नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं हो। जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको इसमें ऐड कर दिए।
जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सब ऐड कर दिए। जैसे आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट अगर होगा तो हिस्ट्री में क्या होता है, चैप्टर 1 से 15 तक चैप्टर है, 15 को चैप्टर है, 15 चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि पहला चैप्टर का इंपॉर्टेंट, दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला से लेकर के 15 चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब ऐड कर दिया। और सेम इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कि जो पहला चैप्टर का इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सबको इस पीडीएफ में ऐड कर दें। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं। और किस तरह से लेना है तो ये देख लीजिए, नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये नंबर आप लोग डालिएगा फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में, नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उस पर आप लोग को 25 रुपये से डाल देना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। और अपना सब्जेक्ट भी बता दीजिएगा, आप लोग को अपना पीडीएफ जो है मिल जाएगा। और ऑलरेडी बता ही दिए इतना सारा कि इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। अगर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आपको आएंगे इसी पीडीएफ को पढ़ करके। जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो वो लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ताकि उनके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। उनको कुछ भी नहीं पढ़े ना, फिर भी आप लोग इस पीडीएफ को ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो सिर्फ इसी पीडीएफ को, तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जो लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं वो लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग खुद से देख सकते हैं कि आपके आने वाले जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा वो सब क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं, क्योंकि इसमें उसी तरह के क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम उसी लेवल का क्वेश्चन है, उसी तरह के क्वेश्चन है, क्योंकि इस पीडीएफ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब ऐड कर देता है। आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं ओनली 25 रुपये में। आप इस 25 रुपये जो है इसलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दे। भारत में जो अभ्रक का वितरण होता है वो किस तरह से होता है, इसका विवरण देना है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है और यह विश्व का 80% अभ्रक उत्पन्न करता है। भारत जो है पूरे वर्ल्ड का, यानी कि पूरे विश्व का अभ्रक के उत्पादन में 80% अभ्रक उत्पादन करता है। भारत का कुल उत्पादन 7% जो होता है, 60% वो झारखंड से होता है, और 25% जो होता है वो राजस्थान से होता है, 12% जो होता है 12% वो आंध्र प्रदेश से होता है, और 3% जो होता है वो मध्य प्रदेश से होता है, कर्नाटक और उड़ीसा से प्राप्त होता है। और भारत में अभ्रक का वितरण इस प्रकार से है, किस तरह से तो देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन था हमारा कि भारत में जो अभ्रक का जो वितरण होता है उसका विवरण देना है। तो भारत जो है विश्व का, यानी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है। यह विश्व का 80% अभ्रक उत्पन्न करता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी अभ्रक उत्पन्न होता है ना, उसका 80% जो अभ्रक है वो सिर्फ और सिर्फ भारत से उत्पन्न होता है। भारत में कुल उत्पादन का, जितना भी भारत में कुल उत्पादन होता है उसका 60% जो है वो कहाँ से उत्पादन होता है, तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड से होता है। और राजस्थान से 25% उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश से जो है वो 12% उत्पादन होता है, और 3% उत्पादन जो होता है वो मध्य प्रदेश से होता है, कर्नाटक और उड़ीसा से प्राप्त होता है। समझ गए? तो ये था भारत में अभ्रक का विवरण। अब देखिए जैसे झारखंड से कितना होता है, कैसे होता है वो आपको बताते हैं। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। झारखंड में जैसे 60% उत्पादन जो होता है वो झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह इत्यादि में 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। ये जो देखे थे यहाँ पे, झारखंड जो है पूरे अपने भारत में 60% जो अपना भारत में जो इतना अभ्रक उत्पादन होता है उसका 60% जो है वो भारत में झारखंड से ही आता है। तो झारखंड में कहाँ कहाँ से आता है तो वो देख लीजिए। झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक यानी कि अच्छे कोटि का जो अभ्रक होता है वो कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह इत्यादि में 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। राजस्थान में कहाँ से आता है, तो राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबी में जयपुर से उदयपुर तक विस्तृत किया गया, यानी कि बांटा गया है। और अगला पॉइंट है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इनके अतिरिक्त कर्नाटक के मैसूर में, हासन जिले में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, तिरुचिरापल्ली में, मदुरई में और कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुड़ा जिले में भी अभ्रक पाया जाता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, इस तरह से आप लोग याद रखना है। समझ गए ना? तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि भारत में अभ्रक का जो वितरण होता है वो किस तरह से होता है। तो ये देखिए, इतना अगर आप लोग याद रखते हैं तो इसी से आपको अधिकतर याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको झारखंड के बारे में कुछ जगह जैसे हजारीबाग, कोडरमा, इस सब को आप लोग याद रख लीजिएगा कि वहाँ पर से अच्छे अभ्रक पाया जाता है। बस आप लोग इतना अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर आप लोग इसको समझ लिए हैं। और इसका पीडीएफ जो इसका पीडीएफ ये तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे फ्री में मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। समझ गए ना? क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 6 में से चूज करके आपको कोई 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा। और इस वीडियो को देख लेते हैं लास्ट तक, इसी में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखिए इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल वे में आपको बताया ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और इसको एक बार यहाँ पर समझ लिए और पीडीएफ में देख करके आप लोग खुद से पढ़िएगा तो आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रामीण अधिवासों की 5 विशेषताओं का उल्लेख करें। ग्रामीण अधिवासी यानी कि ग्रामीण लोग जो होते हैं उनकी 5 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो ग्रामीण अधिवासियों की 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन है? तो इस तरह से है। ग्रामीण अधिवासियों का आकार प्रायः छोटा होता है। उतने ही लोग उस क्षेत्र में निवास करते हैं जितने लोगों का पालन पोषण उस भूमि के संसाधन और उत्पादन से संभव हो। यानी कि ग्रामीण अधिवासी यानी कि ग्रामीण लोग जो होते हैं उनका आकार जो होता है वो प्रायः छोटा होता है। क्या होता है? उतने ही लोग उस क्षेत्र में निवास करते हैं, यानी कि एक गांव में या एक कस्बा में, एक मोहल्ला में उतना ही लोग निवास करते हैं जितना कि लोगों का पालन पोषण उस भूमि के संसाधन यानी उस भूमि के आसपास के जो संसाधन होंगे उस संसाधन से उस लोगों का पालन पोषण हो सके, उतना ही लोग उस क्षेत्र में निवास करते हैं यानी कि रहते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा कि यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं। अब गांव के जो लोग रहते हैं क्या किस चीज़ में अधिकतर लगे रहते हैं? कृषि में, खेती में लगे रहते हैं, पशुपालन में लगे रहते हैं, मछली पकड़ने में लगे रहते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा कि ग्रामीण अधिवासी जो होते हैं उनकी 5 विशेषताएं क्या होती है। तो दूसरा विशेषता ये है कि ग्रामीण अधिवासी होते हैं वो किस काम में लगे रहते हैं अधिकतर? तो अधिकतर ग्रामीण वासी को आप लोग देखे होंगे, गाँव के लोगों को, वो कृषि में लगे रहते हैं या फिर खेती में लगे रहते हैं, पशुपालन करने में लगते हैं, पशु को पोषने पालने में लगे रहते हैं या मछली पकड़ने में लगे रहते हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि ग्रामीण अधिवासियों में जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो कम रहता है। जैसे शहर में आप लोग क्या देखते हैं, उस घर भी देखते होंगे तो सटा सटा रहता है, और ग्रामीण में क्या रहता है? घर अलग अलग रहता है। यानी कि ग्रामीण जनसंख्या में, ग्रामीण अधिवास में जनसंख्या घनत्व जो होता है वो कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है शहर के जैसे। और भूमि पर मकानों का जो घनत्व होता है वो गाँव में कम रहता है। वो तो आपको बता ही दिए कि शहर में कैसे रहता है, गाँव में शहर में घर जो घर के ऊपर घर कितना बिल्डिंग पूरा रहता है, गाँव में क्या रहता है? सबका घर फैला फैला रहता है, दूर दूर पर रहता है। यानी कि भूमि पर जो मकान का घनत्व होता है वो भी गाँव में कम रहता है शहर के मुताबिक। अगला पॉइंट है हमारा ग्रामीण अधिवासियों में बिजली, शुद्ध पेयजल, पक्की सड़क, शिक्षा संसाधन, सेवाएं इत्यादि की कमी रहती है। तो आपको पता ही है ये गांव में इस सब की कमी रहती है, बिजली की कमी रहता है, शुद्ध पानी का कमी रहता है, पक्की सड़क नहीं रहता है, शिक्षा संस्थान मतलब विद्यालय नहीं रहता है, स्कूल नहीं रहता है, स्वास्थ्य सेवा यानी कि हॉस्पिटल नहीं रहता है। इस सब की क्या है? इत्यादि कमी रहती है ग्रामीण अधिवास में। तो ये सब क्या है? तो ये सब ग्रामीण अधिवास की यानी कि ग्रामीण लोगों की विशेषताएं हैं। इस सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग समझ गए। और आपको एग्जाम में क्या करना है? अपने मन से अपने आंसर को बना के लिखना है। ऐसा नहीं कि हम समझा दिए और जो वर्ड बता रहे सेम टू सेम यही वर्ड आप लोग क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। नहीं, हम कुछ बता रहे हैं, बस आपको समझ लेना है और अपने भाषा में अपने से बना करके आप लोगों को आंसर को लिखना है एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत का उल्लेख करें। वायु प्रदूषण जो होता है वो किस तरह से होता है, उसके मुख्य स्रोत क्या, उसका उल्लेख करना है। तो धूल, धुआं, गैस आदि संदूषकों की वायु में अभिवृद्धि जो मनुष्य के, जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होते हैं उसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि वायु प्रदूषण कहते किसे हैं। तो जो भी धूल कण या जो भी हमारे मनुष्य के आंख को खराब कर दे या फिर जो भी धूल प्रदूषण आप लोग देखते होंगे, धुआं, गैस, ये सब क्या होता है? ये सभी प्रदूषण कहलाता है। और वायु प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है तो वो लोग देख लीजिए। पहला है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत से भी वायु प्रदूषित होता है। किस तरह से होता है प्राकृतिक स्रोत से? तो वो देखिए, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे वायु प्रदूषण होता है। धूल होता है, तूफान होता है, जैसे धूल आ जाएगा, कभी आंधी तूफान आते हैं तो उसमें धूल उड़ता है, तूफान आ जाता है। अग्नि यानी कि आग से इत्यादि, या मानवकृत स्रोत, मानव के द्वारा भी जैसे कैसे होता है, जैसे उद्योग, मोटर वाहन से यानी कि हम गाड़ी चलाते हैं, ताप से, बिजली से, घर से, शहरी कचरा यानी कि शहर में जो कचरा आता है, खद्यानों से निकलने वाली धूल इत्यादि से, यानी खद्यान जो फैक्ट्री से होता है उससे धूल जो निकलने वाली धूल होता है, धुआं होता है, उस सब से क्या होता है? तो क्या होता है? तो वायु प्रदूषण होता है। तो ये सब क्या है? सब प्राकृतिक स्रोत है। और मानव स्रोत देख लिए, जैसे कि ये सब हमारा स्रोत है, मानवीय स्रोत है, और ये सब जो है ये प्राकृतिक स्रोत था। अब देखते हैं उद्योग से कैसे वायु प्रदूषण होता है। तो उद्योग से अनेकों प्रकार की जहरीली गैस, राख, धूल निकलकर वायु को प्रदूषित करती है। उद्योग से किस तरह से होता है? तो उद्योग से अनेक प्रकार की जो जहरीली गैस होती है, जैसे राख और धूल होता है, उससे निकलकर वायु जो होता है वो प्रदूषित होता है। अब मोटर वाहन से कैसे होता है? तो मोटर वाहन से मोनोऑक्साइड और सीसा वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। बड़े नगरों में 50 से 60% प्रदूषण इन्हीं से होता है। अब बड़े नगर जो होते हैं, बड़े शहर जो होते हैं, वहाँ पर मोटर वाहन से अधिकतर जो होता है वायु प्रदूषण होता है। याद रखिएगा, मोटर वाहन से क्या निकलता है? तो मोनोऑक्साइड निकलता है और उसी कारण से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। और बड़े शहर में, बड़े नगर में जो 50 से 60% प्रदूषण का कारण है वो मोटर गाड़ी है, यानी कि जो गाड़ी चलाते हैं उसी से होता है बड़े शहर में प्रदूषण ज़्यादातर। अगला पॉइंट है कि ताप और बिजली घर, यानी कि ताप बिजली घरों से गंधक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। जो बिजली घर रहता है, जो पावर हाउस रहता है, जहाँ से हमारे घर में बिजली आती है, वहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। और इससे क्या होता है? तो इससे भी हमारा या होता है वायु प्रदूषण। याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है हमारा कि शहरी कचरा।
नगरों और महानगरों में प्रतिदिन लाखों टन कचरा निकलता है। इनमें से बहुत सारा कचरा जला दिया जाता है, जिनका धुआं वायुमंडल में फैलकर उसे प्रदूषित कर देता है। अब नगर, ये बड़े बड़े शहर होते हैं, महानगर होते हैं, उसमें क्या होता है, लाखों टन कचरा जो होता है वो एक दिन में निकलता है। उसमें से बहुत सारे से कचरे होते हैं जो कि चुन करके फिर से उसको रिसाइकिल कर दिया जाता है। कुछ कचरे को ऐसे फेंक दिया जाता है, कुछ कचरे को जला दिया जाता है। और जो कचरा जलाया जाता है इससे क्या होता है, तो वायु प्रदूषण होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खाद्यान्नों से निकलने वाली धूल। खाद्यान्न और पत्थर तोड़ने से भारी मात्रा में धूल निकलकर वायुमंडल में फैल जाता है और इससे क्या होता है, तो वायु प्रदूषण होता है। तो देखिए एक और चीज आपको बता देते हैं, यहाँ पर हम 6 पॉइंट बताएं और इसमें आपको 6 के आप लोग 10 पॉइंट लिख दीजिएगा। बस ये क्वेश्चन आप लोग समझिए कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है। ये समझ गए कि वायु प्रदूषण होता किस तरह से। तो जो धूल कण हमारे वायु में पाया जाता है उसी से हमारा वायु प्रदूषण होता है। अब सिर्फ पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि पहला क्या है, प्राकृतिक स्रोत। खुद से याद रखिएगा, ज्वालामुखी, विस्फोट, धूल, इस सब से क्या होता है, तो प्राकृतिक स्रोत है, इससे वायु प्रदूषण होता है। सिर्फ प्राकृतिक स्रोत याद रखिए, इसके आगे का आंसर जो होगा इतना आंसर, धूल इत्यादि तक, ये सब आप लोग खुद से बना करके अपने भाषा में लिखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट, उद्योग। अब उद्योग का भी खुद से याद रखिएगा कि उद्योग से निकलने वाले जो जहरीली प्रदूषित गैस होती है उस सबसे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। मोटर वाहन है तीसरा पॉइंट, सिर्फ मोटर वाहन याद रखिएगा मोटर वाहन से जो गैस निकलती है, धुआं निकलती है, उससे वायु प्रदूषण होता है। ये सब खुद से बना करके आप लोगों को लिखना है। फिर लिखना है कि ताप, बिजली, घर। बस आप लोग ये याद रखिएगा, इसके आगे का जो आंसर होगा वो आप लोग खुद से समझ लीजिए और बना करके आपको लिखना है। शहरी कचरा के बारे में आपको पता ही होगा किस तरह से शहरी कचरा से वायु प्रदूषण होता है। खाद्यान्नों से निकलने वाली धूल, जिसमें पत्थर तोड़ा जाता है बड़ी मात्रा में, उससे धूल निकलकर वायुमंडल फैल जाता है और इससे भी वायु प्रदूषण होता है। तो बस इसका जो पॉइंट है, जैसे ये सब मेन पॉइंट, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके आगे का जो आंसर वो आप लोग को समझ के रखना है और अपने एग्जाम में अपने मन से आप लोग को बना करके इसका आंसर लिखना है। और सेम यही क्वेश्चन से ना आप लोग को एक और चीज आपको याद आता है, जैसे हिंदी में इससे पूछा जाता है, निबंध पूछा जाता है, और इंग्लिश में भी इससे पूछा जाता है आपसे, जो कि 10 नंबर में रहता है। और अधिकतर जो है ना वो पॉल्यूशन के बारे में ही रहता है कि पॉल्यूशन पर ऐसे लिखे, यानी कि फिर वायु प्रदूषण किस तरह से हो रहा है उस पर लिखे। हिंदी में इस तरह से रहता है, इंग्लिश में रहता है पॉल्यूशन पर। तो उसमें भी आप लोग ये आंसर का यूज कर सकते हैं। ऐसे कोई ऐसा नहीं होता है ऐसे के लिए आपको हम अलग से वीडियो बताएंगे, अलग से तो बता ही देंगे किस तरह से लिखना है, लेकिन ये नहीं कि अलग से हमको सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। इससे में क्या होता है, आप लोग जो अभी तक पढ़ रहे हैं समझिए, आपकी जानकारी कितनी है, उसको कितना लिख पाते हैं, वही रहता है एस्से। जैसे आपका हिंदी में 10 नंबर का आएगा, इंग्लिश में भी 10 नंबर का आएगा, इनके टोटल आपसे 20 नंबर के एस्से पूछे जाएंगे। आप किसी भी बोर्ड से होंगे तो 20 नंबर के पूछे ही जाएंगे। सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में 8 नंबर का शायद रहता है। तो ये 20 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। जैसे पॉल्यूशन से हर एक साल रहता है, अधिकतर साल तो रहता ही है पॉल्यूशन पे, हर एक बोर्ड में रहता है कि पॉल्यूशन पर इंग्लिश में लिखे और वायु प्रदूषण पर हिंदी में लिखे। तो ये रहता है और आप लोग उसमें भी ये यूज कर सकते हैं कि वायु प्रदूषण से इस तरह से प्राकृतिक स्रोत है। अगर पूरा लिख देते ना, ये अगर हिंदी में आएगा वायु प्रदूषण और ये पूरा लिख देते तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसी से पक्के हो जाए, सेम टू सेम आप लोग यही लिख दीजिए, आपके 10 नंबर पक्के हो। सिर्फ शुरुआत में थोड़ा लिख दीजिए प्रदूषण किसे कहते हैं, लास्ट में निष्कर्ष के बारे में थोड़ा लिख दीजिए कि प्रदूषण जो होता है वो किस तरह से रोका जा सकता है, इसका निष्कर्ष क्या वो लिख दीजिए और आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में खुद से समझ लिए हिंदी में, अब इसको अपने मन से इंग्लिश में बना करके आप लोग लिख दीजिएगा, हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बस्तियों के वर्गीकरण के आधार क्या है, यानी कि बस्तियों का जो वर्गीकरण होता है, बंटवारा होता है, वह किस आधार पर होता है, ये आपको बताना है। तो इनके वर्गीकरण के मुख्य आधार जनसंख्या, आकृति, स्थिति और प्रकार है। यानी कि बस्तियों का जो वर्गीकरण होता है, बांटा जाता है, वो जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है, आकृति के आधार पर बांटा जाता है और स्थिति के आधार पर बांटा जाता है। अब जनसंख्या के आधार पर किस तरह से बांटा जाता है, तो गाँव, शहर, नगर, महानगर, मेगापोलिस, मेगानगर। यानी कि जो है ना जनसंख्या के आधार पर कि ज़्यादा जनसंख्या वाला लोग जो होगा वो गाँव में ही अधिकतर रहेगा, शहर में रहेगा, कुछ लोग गांव में रहेगा, कुछ नगर में रहेगा, कुछ महानगर में रहेगा। ये हो गया जनसंख्या के आधार पर बांटना लोगों को। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर कैसे होता है, तो सहत बस्ती होता है, प्राकृत बस्ती होता है, रेखीय बस्ती होता है, आयताकार बस्ती होता है इत्यादि। यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आकृति के आधार पर बस्ती का बांटना। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि कार्य के आधार पर, यानी कि काम के आधार पर कि कौन सा लोग कौन काम करते हैं। प्राथमिक कार्य में प्रधान बस्ती को गाँव कहते हैं, प्रशासनिक पद पर जो रहते हैं वो रहते हैं नगर में, औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, परिवहन, धार्मिक। तो हम लोग इस सब को क्या कहते हैं कि ये सब अगर होंगे तो ये सब क्या होगा, तो ये सब नगर के लोग होंगे। और कोई प्राथमिक काम कर रहा है, जैसे कृषि का काम कर रहा है, तो होगा गांव के लोग। ऐसा हम लोग अपने मन में बना चुके हैं। अगला क्वेश्चन पॉइंट है हमारा स्थिति के आधार पर, जैसे मैदानी, पर्वतीय, पठारी, नदी, द्वीपीय, नदी के संगम, सड़क, चौराहे इत्यादि स्थिति बस्ती। तो ये सब क्या है, स्थिति के आधार पर बस्ती है। तो कोई मैदानी के किनारे है, तो ये सब क्या है, बस्तियों के वर्गीकरण, यानी कि बस्ती को किस तरह से बांटा जाता है। अगर कहीं पर हम लोग देखते हैं कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बहुत ही बड़ा बिल्डिंग, 10-15 महला का बिल्डिंग है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि शहर है। लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं एक झोपड़ी है, तो क्या कहेंगे, वो गांव है। तो यही हो गया बस्तियों का वर्गीकरण। समझ गए ना आप लोग, और यहाँ पर आप लोगों को समझ लेना। और इसका पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा ऐसे ही फ्री में ही। तो वहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, इस पीडीएफ को लेकर के अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए आपके 10 से 15 नंबर इसी वीडियो से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जा सकते इसी में से।
ये 5 क्वेश्चन बताए, पांचों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और पीडीएफ के बारे में आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर आप लोग इस पीडीएफ को ले लेते हैं, जितना भी आपको पीडीएफ बताए, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, पांचों सब्जेक्ट का अगर आप लोग पीडीएफ ले लेते हैं और इस पीडीएफ को लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न होंगे ना उस पीडीएफ के सही रहेंगे। 99% क्वेश्चन जो होंगे आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में उसी पीडीएफ से रहेंगे। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो वो भी इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी ले लीजिएगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। समझ गए? आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।